अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के जो रेगुलर होस्ट हैं वो बीमारी की उज़र की वजह से आज प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, इसलिए आज ये खिदमत जो हैं वो मैं सर अंजाम दूंगी। आज के प्रोग्राम का जो एजेंडा है मुख्तसरन आपको बताना चाहेंगे। यकीनन आज जो दिन था पूरा वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के नाम रहा। नताइज जो भी हों, लेकिन इससे हट कर कुछ सियासी डेवलपमेंट्स भी रहीं जो कि इस वीकेंड पर होती नहीं और उनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी भी है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से प्रिडिक्शंस की जाती रही, लेकिन जिस हद तक वाज़ेह हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वहीं ये इब्हाम भी अभी मौजूद है कि आया नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अहलियत भी रख सकेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई थी और जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई थी, इसके खिलाफ अदालत में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है और ताहयात नाअहली की जो पहले एजम्पशन मौजूद थी, जो पहली क्लॉज मौजूद थी, कहा गया है कि उसको बरकरार रखा जाए। यकीनन इस हवाले से भी जो आला अदलिया है वो कुछ ना कुछ टेकअप करेगी इस केस को और अब देखना यह कि इस पर फैसला क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जहां एक तरफ नवाज शरीफ साहब की अहलियत क्या पूरी हो सकती है या फिर नहीं, इस पर डिबेट अभी तक हो रही है। दूसरी डिबेट ये भी है कि नून लीग में जो अंदरूनी तौर पर रिफ्ट्स मौजूद हैं, क्या उनको खत्म कर सकेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, और एक ऐसे वक्त में जबकि उनकी साबका इत्तेहादी जमातें जिनमें JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, वो भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस रखती हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है और दूसरी तरफ JUIF ये कहती है कि जनवरी का महीना ही इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, आपको या तो नवंबर में या फिर फरवरी में इलेक्शंस करने चाहिए। लेकिन इस तमाम तर क्रियोस में मुस्लिम लीग नून अभी तक उसी एजेंडे पर खड़ी है कि चाहे एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी, एहतसाब हो या ना हो, अब हमारा फोकस मईशत है और मईशत के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से यकीनन पाकिस्तान में शहद और दूध की जो नहरें हैं वो बहेंगी। अब वो कैसे करेंगे, क्या इस हवाले से कोई माशी एजेंडा उनके पास मौजूद है? नून लीग कहती जरूर है, लेकिन वो क्या एजेंडा है ये भी अभी तक वाजे नहीं है। और दूसरी अहम चीज ये भी है कि अगर ये माशी एजेंडा नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद था तो फिर जो 16 माह की PDM की हुकूमत थी, आखिर ये एजेंडा उनको क्यों नहीं दिया गया? क्यों आखिर ऐसे मुश्किल हालात में PDM की हुकूमत को तनहा छोड़ दिया गया? ये वो तमाम इशूज हैं जिसके ऊपर आज पूरे प्रोग्राम में हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बताना चाहूंगी सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सीनियर माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। जुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा JUIF के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किफायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। मैं पहले किफायतुल्लाह साहब सर आपसे आगाज करना चाहूंगी। सियासी तौर पर आप फरमाइएगा सर कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो तो जाएगी, लेकिन जो चैलेंजेस मौजूद हैं उन चैलेंजेस के लिए नून लीग के पास क्या वो सलाहियत है? क्या JUIF उनके साथ खड़ी होगी इसमें? क्योंकि JUIF बारहा ये कह रही है कि इस वक्त मईशत फोकस होना चाहिए, इलेक्शन फोकस नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ग्राउंड से सरफ नजर तो नहीं कर सकती ना, ग्राउंड में हमारे मसाइल क्या हैं। तो आज अगर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान का सबसे पहले मसला क्या है, तो हर एक आदमी जवाब देगा कि सबसे पहला मसला मईशत है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो जरूर तशरीफ लाई, ये उनका मुल्क है और उनके आने से हमें खुशी होगी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि वो आएंगे तो वो लैंडिंग करेंगे तो उनकी लैंडिंग से मैशत किस तरह सुधर जाएगी। इसलिए कि इससे पहले जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उसके अंदर भी ये बताया गया कि इसहाक डार साहब तशरीफ लाएंगे तो मैशत ठीक हो जाएगी। तो फिर इसहाक डार साहब आए और मैशत ठीक नहीं हुई। हमें कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल से ठीक नहीं हो सकी, अब इसहाक डार ऐसा करेंगे, तो फिर नहीं हुई मैशत ठीक। वो भी एक ऐसा नारा था कि उसके अंदर कोई लाहे अमल नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था मैशत का। अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा जो कौम की परेशानी है कि मैशत के बारे में वो क्या करेंगे, उनके पास क्या लाहे अमल है, पहले मरहले में क्या करेंगे, दूसरे पे और तीसरे पे क्या करेंगे और किस तरह गिरती हुई मैशत को वो ठीक करेंगे। ये दुरुस्त है कि उनके दौर हुकूमत के अंदर मैशत ठीक थी, उसके बाद शायद खान साहब का दौर आया और उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया, तो इमरान खान साहब के दौर में तो मैशत बहुत नीचे चली गई। फिर बाद में मियाँ शहबाज शरीफ के दौर के अंदर भी मैशत नीचे ही जाती रही, ये दुरुस्त है। लेकिन उनको तो थमी हुई मैशत मिल गई थी, अब तो गिरी हुई मैशत है।
तो गिरी हुई मीशत को कैसे उठाएंगे, इसके लिए उन्होंने मीशत का रोड मैप देना था, वो नहीं दिया। उसके बाद उनके बाद तो टीम मौजूद है, फिर नहीं समझ में आता कि उन्हें रोड मैप क्यों नहीं दिया। अगर वो रोड मैप नहीं देंगे तो फिर वही इस डॉक्टर साहब का आना होगा, इस तरह वो आए थे। और अगर वो रोड मैप देंगे तो पाकिस्तानियों की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन खैर, आज अक्टूबर की 14 तारीख है और 21 में एक हफ्ता है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान में लैंडिंग से पहले अपनी कौम को मुतमईन करेंगे कि हमारे पास मईशत के लिए ये फार्मूला है और सर हम मईशत को ठीक कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो कौम के लिए भला हो जाएगा इंशाल्लाह। सर कौम का तो भला हो जाएगा, लेकिन फिर ये भी देखना होगा कि आखिर वो एजेंडा क्या है। मईशत का प्लान इतना सीगा राज में क्यों रखा जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन जुल्फिकार बदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा पहले जुबैरी साहब को सर शामिल कर लूँ। जुबैरी साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक मसला खत्म होता है, अगला मसला शुरू हो जाता है। अब ये सुना है कि दरखास्त एक दायर की गई है सर लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए, उसको रिवर्स करके जो ताहयात नाअहली है उसको वापस बरकरार किया जाए। तो सर क्या इस हवाले से दोबारा एक डिबेट चल पड़ेगी? क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है उसका ये स्टांस था कि उनकी मुद्दत नाअहली की खत्म हो चुकी है और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सर इस पे थोड़ा सा अगर हमें हमारी मावनत करें कि आखिर इस पे कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें, पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह फ़लस्तीन को कामयाब करे, फ़लस्तीनियों की, और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करे। और हम मुस्लिम उम्मा को होश के नाखून लेने चाहिए जो फ़लस्तीन में खून रेज़ी हो रही है। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे बड़ी हैरानगी हुई किफ़ायतुल्लाह साहब, हम बहुत मोहतरम हैं कि उन्होंने तो कह दिया कि नवाज शरीफ साहब आके रोड मैप देंगे, यानी वो इलेक्शन हमारा हो गया, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात से कि हमारे इलेक्शन होंगे जिसमें सारी पार्टियों को हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, तो वो रोड मैप अगर उन्होंने ही देना है तो फिर तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, उनको अपॉइंट कर दिया जाए एज प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे समझ नहीं आई ये बात कि उनके रोड मैप पे इतना एम्फेसाइज एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो आपने मुझसे पूछी, देखिए उनकी नाअहली जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत थी। अब आप देखें 62(1)(1)(f जो है उसके अंदर आपको पता 18वीं तरमीम में उसको अमेंड किया गया था। उसके अंदर किया गया था कि जी अगर कोई आपको जो 62(1)(f) में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत होगी, और उस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के अंदर कोई पीरियड प्रोवाइडेड नहीं था उस क्लॉज का, तो उन्होंने कहा इसकी नाअहली पूरे डिक्लेरेशन है कोर्ट का कि ताहयात है। और ये बेसिक लॉ है कि ये जो अमेंडमेंट जो उन्होंने एक्ट में की सेक्शन 232 में 232 में जी। उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट के तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात हुई हुई है। इसके लिए अगर उनको चाहिए हो कुछ करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी। तो ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जिन्होंने भी दाखिल की है वो काश वो देख लें, कानून जजमेंट्स देख लें सुप्रीम कोर्ट के, कि आइन की अगर कोई तशरीह सुप्रीम कोर्ट किसी क्लॉज की कर देती है वो सिंपल एक्ट से चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि हमें माशाल्लाह से नई जजमेंट भी आ गई है फुल कोर्ट की कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्ट से अमेंड करके अपील का राइट भी दे दिया गया और रूल्स भी अमेंड हो सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, लेकिन फिर अगर थोड़ा सा एक नुक्ते की और वजाहत कर दीजिएगा कि इसका मतलब ये समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी नाअहली बरकरार है या वो रुजू कर सकते हैं इस पे? आप कह रहे हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट रुजू कर सकते हैं, फिर भी नहीं, वो रुजू क्या करेंगे? उनकी अपील का हक तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। वो जो उनके लिए लॉ बना था खास उनके लिए कि 184(3) के अंदर एक अपील का राइट रिट्रोस्पेक्टिव दे दिया गया था, वो तो मेजॉरिटी ने उस सेक्शन 5(2) जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसको तो कह दिया कि ये कलअदम करार दे दिया, तो वो रास्ता उनका खत्म हो गया उसका। दूसरी बात है कोर्ट से डिक्लेरेशन हुई हुई है 62(1)(f) के तहत। वो कोर्ट की डिक्लेरेशन जब तक है और वो कहा है ताहयात है, वो एक्ट से खत्म नहीं हो सकती। आर्टिकल 232 के अंदर जो तरमीम
دی ہوئی ہے, اس پہ ججمنٹس ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک تشریح کر دی ہے, ایک ڈیکلریشن دے دیا ہے کہ ان کی نااہلی تاحیات ہے, وہ سمپل ایکٹ سے ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر زبیری میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کریں تو ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ جائیں, وہاں کیس فائل کریں, ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے, جیسے پہلے ملتا رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ 8 سال وہ جو آئے تھے, ان کی وہ جو نااہلی تھی, وہ جو سزا ہوئی بھی تھی مشرف کیس میں, وہ ٹرائل پہ, وہ 8 سال کے بعد کیس ٹیک اپ ہو کے ان کو ریلیف ملا تھا. ہو سکتا ہے ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ ان کو دے دے. ایک چھوٹا سا سوال ہے نا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ جو بات نون لیگ کر رہی ہے وہ پھر کس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو الیکشن کیمپین میں استعمال کر رہی ہوں؟ اسی بنیاد پہ کر رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 232 میں جو امینڈمنٹ کر دی, اور کہہ رہے ہیں کہ تاحیات کی کیونکہ انہوں نے لمٹ کانسٹیٹیوشن کی 5 سال کر دی, تو یہ نااہلی ان کی جہانگیر ترین صاحب کی ختم ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کو صحیح سے پڑھ نہیں رہے, اور اگر انہوں نے کاغذات داخل کیے جو ان کے مخالفین ہوں گے, وہ اسی پوائنٹ کو اٹھائیں گے کہ ان کی ڈیکلریشن جو ہوئی ہوئی ہے ان کی نااہلی کے کورٹ سے ہوئی ہے 62(1)(f) کے تحت, تو وہ ایک ایکٹ کے تحت ختم نہیں ہو سکتی. تو یہی وہ بات سامنے آئے گی اگر انہوں نے کیا. تو ان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے سپریم کورٹ, اور یا ان کا ڈیکلریشن آیا ہوا ہے یہاں, کیونکہ وہ سمپل ایکٹ سے ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ذوالفقار صاحب, سر اب تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کی, اور انہوں نے ایک بڑی مختلف سی بات کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے اس کے پیچھے کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. سر کیا اتنی بڑے کیڈر کے جو پولیٹیشین ہیں, اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں, کیا ان کی طرف سے اس قسم کا سٹیٹمنٹ آنا کیا واقعی یہ اشارہ کرتا ہے کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نون لیگ اور اداروں کے درمیان یا کسی تیسری قوت کے درمیان؟ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, اور اس ٹائم پہ کرنٹلی بھی ہی از دا اسپیکر آف دا قومی اسمبلی. اور انہوں نے جس وجہ سے بات کی ہے, مجھے اس کی بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا, لیکن اگر تھوڑا سا پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ہسٹری کو دیکھیں تو میاں صاحب کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. میاں صاحب جب بھی پاور میں آئے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے ہیں, جب بھی پاکستان سے باہر گئے ہیں انٹرنیشنل قوتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آشیرواد کے ساتھ گئے ہیں. اور آج بھی اگر میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو اس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی بنا کے اوپر میاں صاحب آ رہے ہیں. کاز میاں صاحب 2 لوگ ہوتے ہیں جن کا جو ایبسکانڈر ہوتے ہیں, ایک مجرم ہوتا ہے جو ایبسکانڈر ہوتا ہے, ایک ملزم ہوتا ہے. ملزم کو تو شاید راستہ کوئی مل جائے, لیکن مجرم کو تو کبھی راستہ جو ہے وہ ملتا نہیں ہے کورٹ کے اندر سے, اور وہ بھی اسپیشلی جب ایبسکانڈر ہوا ہو. تو میاں صاحب آ رہے ہیں کس بنیاد پہ آ رہے ہیں, اور ان کو کون سی کورٹ ریلیف دے گی, کیا معاملہ ہے, وہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. بٹ ابھی صورتحال تو یہی نون لیگ تاثر دے رہی ہے کہ ہماری سارے معاملات طے پا گئے ہیں فیصلہ کرنے والی قوتوں سے, اور انہی قوتوں کی وجہ سے, انہی اشاروں کی وجہ سے میاں صاحب واپس آ رہے. ادروائز تو میاں صاحب 4 سال جب پہلے گئے تھے تو بیچ میں 1 سال 2 سال 3 سال بعد بھی آ سکتے تھے. ابھی ان کا آنا تو کوئی نہ کوئی ایسی نشاندہی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات طے ہوئے ہیں. شاید اسی بنا کے اوپر راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ بات کہی ہے. نہیں سر, لیکن یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر معاملات طے ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ وطن واپس آ رہے ہیں, ان کی سزا بھی پوری نہیں ہوئی, مجرم بھی قرار دیے گئے, اور اس کے ساتھ دیگر معاملات بھی تھے. لیکن کیا سیاسی طور پر انہیں ایسا کرنا چاہیے؟ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واپسی سے پہلے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سابق چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے اپنی جو مدت ملازمت تھی اس کے آخری دن جو نیب ترامیم تھی ان کو ریورس کر دیا تھا, جس کے بعد تمام بڑی سیاسی شخصیات کے جو نیب کیسز تھے وہ کھل گئے تھے. اب اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. اس کا بھی سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا ان بڑے سیاستدانوں کو یہ کیسز کا جو فیصلہ تھا وہ ریورس ہو سکتا ہے دوبارہ سے, یا پھر نہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں اس وقت قانونی طور پر کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ بڑی سیاسی لیڈرشپ کے لیے ایک معمہ اور ایک مشکل بنے ہوئے ہیں, وہیں عدلیہ کے اوپر بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور بظاہر یہ امید کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ جو نیوٹرلٹی ہے وہ اداروں کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ میں بھی نظر آئے گی. میرے ساتھ عابد زبیری صاحب, مفتی کفایت اللہ صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں. عابد زبیری صاحب, سر وقت ضائع کیے بنا پہلے سر یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ میں جو نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ
फैसला आया था साबिक चीफ जस्टिस अता बनियाल साहब का, उसको चैलेंज कर दिया गया है और ये फारूक एस नाइक साहब ने चैलेंज किया है। सर, आपको लगता है कि ये रिवर्स हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी इस पे सुनने के लिए? देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ कानून जो है वो अपहोल्ड कर लिया और अपील का हक है सेक्शन 5(1) के तहत, तो कोई भी पार्टी या कोई भी एग्रीव पार्टी उसके अंदर अपील फाइल कर सकती है। रिव्यू का हक भी होता है, लेकिन यहाँ तो अपील का हक क्योंकि मिल गया इस कानून के तहत, जो एक अक्सरियती फैसले ने होल्ड किया है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर में जो अपील का जो राइट दिया गया था वो सही है, तो जाहिर बात उन्होंने फाइल कर दिया और वो ऐसे दलाइल पेश करेंगे, हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। वो तो देखा, अदालत को देखना होगा कि नैब का फैसला, जो नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा था कि ये गलत है, वो भी अक्सरियती फैसला था। आपको पता है अभी माइनॉरिटी नोट तो आया नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो हो सकता है वो बेंच बने, वो इसको रिवर्स कर दे और कहे कि जो पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती तो एक्सेप्ट कर ली गई है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वो बिल्कुल सही होगा, और उसमें अब उसको भी देखना पड़ेगा, तो हो सकता है इसको भी रिवर्स हो, ये भी रिवर्स हो जाए। जी नहीं, लेकिन जुबैरी साहब, सर ये भी तो खबर आई है ना कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला था फुल कोर्ट का, उसके खिलाफ भी अब एक नजरसानी की दरखास्त दायर हो गई है। तो ये तो हर फैसले के बाद एक नजरसानी की दरखास्त आ रही है, तो इस तरह तो सर ये कभी भी वाइंड अप नहीं हो सकेंगे मसले। नहीं, नजरसानी की दरखास्त जो आती है उसमें उनको दिखाना होगा, जो नजरसानी दाखिल करेंगे कि उसमें क्या उस ऑर्डर में गलती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उमूमन इतना बड़ा फैसला आया, अक्सरती फैसला आया है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो जो सेक्शन 5(2) है जिसको 8(7) से रिवर्स किया गया था, हो सकता है उस पर नजर सानी हो जाए और वो भी हक मिल जाए कि उसमें मिले। लेकिन देखिए, आपको पता होगा कि इसमें अब 15 जजों ने फैसला कर दिया, अब उस नैब केस की तो अपील फाइल हो सकती है, लेकिन इसकी अपील फाइल नहीं हो सकती क्योंकि 15 जज हैं और तो जज है नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि आर्टिकल 176 के तहत जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट सच जजेस और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और इतने जजेस जितने लॉ से स्टैब्लिश होंगे, जो लॉ डिफाइन करेगा उतने होंगे। हमारा एक 97 का कानून जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 17 में मुहित है कि 17 जज होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं तो अब कहूँगा पार्लियामेंट को ये भी करना चाहिए, क्योंकि अपील का हक उन्होंने दे दिया है, तो अगर फुल 15 जज है तो मैं तो समझता हूँ कि कानून साजी और होनी चाहिए कि और जजेस अपॉइंट होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में उस लॉ के तहत, ताकि वो अपील भी सुन सकें इस ऑर्डर की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सर थोड़ा सा ये फरमाएगा कि JUIFA ने बज़ाहिर ये एतराज किया था कि इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी में होने नहीं चाहिए, फरवरी में हो या फिर नवंबर में हो। तो सर एक तो ये स्टांस इस पे क्या JUIFA अभी भी कायम है, और दूसरा ये कि सर जो मौलाना साहब ने बात की थी कि जो मेरे ओपोनेंट्स हैं वो जेल में हैं और ऐसे में जो इलेक्शन कैंपेन है वो करने का कोई मजा नहीं आएगा, तो सर इसका बैकग्राउंड क्या था और क्या इस हवाले से कोई JUIFA आगे भी, जो अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से भी मौलाना साहब की, तो क्या इसके ऊपर कोई काम हो रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? सना, पहले तो मैं जरा आबिद साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ एहतराम के साथ, ये वो गालिबन हमारी बात को समझे नहीं है। मैंने ये कहा था कि खाली खोली नारों से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और मईशत ठीक नहीं होगी। अगर लोग उम्मीद है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने मईशत के बारे में कौम को मुतमईन करना होगा। यानी मैं आऊंगा, अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मैंने तो इस जाविये से बात की, पता नहीं उन्होंने किस तरह समझा। जाहिर है वो कानूनदान है, वो अपने लिए कोई कानून बना देंगे। मैं एहतराम के साथ ये अर्ज कर रहा था कि खाली खोली नारों से हमारी मसाइल भी हल नहीं होंगे, मैशे भी ठीक नहीं होगी। इसलिए कि इसहाकदार साहब के बारे में तो यही कहा था वो आएंगे और ठीक करेंगे। लाया अमल उनके पास भी नहीं था, इनके पास भी स्टेप्स नहीं है, तो फिर ये। लेकिन मैंने साथ उम्मीद जाहिर की कुछ दिन रहते हैं, हो सकता है वो मईशत के बारे में अपना कोई लाया अमल दे रहे। दूसरा सवाल जो आपने किया वो ये है कि हम तो चाहते हैं ना कि आईन पर अमल हो जाए, तो वो 90 दिन है, तो 90 दिन में हम इलेक्शन के लिए तैयार। आईन पे तो वैसे भी अमल नहीं हुआ ना सर, 90 दिन तो गुजर चुके हैं। जी 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 सर फरमाइए। जब आप 90 से 91 में चले जाते हैं तो मावराए आईन तो हो गया। अब जब मावराए आईन हो गया तो हम कहते हैं कि अगर इसमें 10-15 दिन की गुंजाइश पैदा की जाए और वो इलाके जो बर्फानी इलाके कहलाते हैं उनके लोग फिर अपनी जगह छोड़ देते हैं, कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं, गर्म इलाकों में आते हैं, ये लोग फिर वापस जाते हैं वोट डालने के लिए। एक मुश्किल काम है।
उनको 10-15 दिन के अंदर से एडजस्ट किया जा सकता है, हमने ये कहा। लेकिन हमने एक और बात भी की, लोगों ने, मीडिया ने तवज्जो नहीं की। हमने ये कहा कि हमें कैंपेन के लिए सिक्योरिटी का माहौल मैसर नहीं है, हमारे रहनुमाओं पे भी हमले हो रहे हैं, हमारे जलसों पे भी हमला हो रहे हैं। अभी हाल ही में बाजौड़ में हमारे जलसे पे हमला हुआ और हमने 155 लाशें उठाई और 135 जख्मी उठाए। नहीं सर, ये तो जब दुरुस्त ऐसा है, ये तो माहौल पूरी कौम जानती है सर, लेकिन देखिए अब इवेंचुअली इलेक्शन में जाना तो पड़ेगा, तो अब उसके लिए फाइनल क्या डिसीजन हुआ है सर JUIFA का कि इन एनी केस अगर जनवरी में होता है तो शामिल तो फिर होना पड़ेगा, या कोई कहीं आगे पीछे हो सकती है इलेक्शन की डेट, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस पे तहफुजात का इजहार किया है। सर क्विकली, टाइम थोड़ा कम है। कौम हमारा साथ दे और हम नवंबर में इलेक्शन के हक में हैं। वो लोग इलेक्शन कमीशन वाले दिन रात काम करें, कोई मुश्किल तो नहीं है। काम इनको करना है, 8 घंटे काम ना करे, 16 घंटे काम करे, और टाइम लगाएं। और नवंबर में आप हमें इलेक्शन दे रहे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। और अगर आप नवंबर से 8 घंटे काम नहीं करते सर इस कौम के लोग, तो ओवर टाइम कहाँ से काम करेंगे, ये भी एक अलमिया है। मेरा भी कहना है सर टाइम थोड़ा सा कम मानना है, लेकिन अगर आप इसको हिलाएंगे तो फिर हमारी तनख्वाह की साथ सुनेंगे, इसलिए कि इलेक्शन वही शफाफ होंगे कि तमाम लोग शामिल हो जाएं। और मैं कहता हूं कि हम जिनके नुमाइंदे तो बर्फानी इलाकों के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, इसलिए उनको भी शामिल करने के लिए 10-15 दिन को लेट कर दिया जाए तो कोई कबात भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जुल्फिकार साहब, सर एक तो ये कि किफायतुल्लाह साहब का मौकफ तो आपने सुन लिया कि वो बात टेक्निकली ठीक कह रहे हैं कि अगर 2-4 दिन या 10 दिन ऊपर हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, वो ये कि इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए। सर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, या इस हवाले से रिजिड है पीपल्स पार्टी? और दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात उठा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर अभी भी कायम है, या आपको लगता है कि किसी हद तक रिजर्वेशन नून लीग की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से दूर हुई है पीपल्स पार्टी की? देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दफा ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहा, तो अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इलेक्शन की एक प्रॉपर डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दें। जो भी डेट देनी है, चाहे वो नवंबर की देनी है, दिसंबर की देनी है, जनवरी की देनी है या फरवरी की देनी है, वो डेट अनाउंस कर दें ताकि पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे जाके अपना इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर सके। और दूसरी बात ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि इस पे मियां शहबाज शरीफ साहब, जो बिलावल साहब एक PMLN से इतराज उठा रहे थे, उस पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं बिलावल साहब से मिलूंगा और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से बातचीत करूंगा। असल बात यह है कि जब बिलावल साहब ने PDM का प्लेटफॉर्म पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया था, तो आज भी वो ये समझते हैं कि इलेक्शन और उससे रिलेटेड तमाम नेशनल इश्यूज को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ही इलेक्शन क्यों ना लड़ी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। और अब एक पार्टी अगर ये समझे कि वो वॉक ओवर लेके अपने लोगों को, पॉलिटिकल टिल्ट जिन लोगों का उनकी तरफ है, उनको बीच में लाके अपने मर्जी से इलेक्शन करवाना चाहे, तो उसके ऊपर तहफुजात तो है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुई तो तहफुजात तो रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बहुत 12 दफा रिक्वेस्ट की है कि अगर सिंध के अंदर तरक्याती कामों को इलेक्शन के स्केड्यूल अनाउंस होने से पहले रोका जा सकता है, तो फिर बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं रोका गया, तो सिंध में भी जारी रखें। क्योंकि वहाँ पे सैलाब जदगान जो लोग हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बन रहे हैं, उनको सोलर पैनल और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं, तो उनको रोकना सरासर ज्यादती है। तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से गुजारिशात हैं, और तो हमारा कोई किसी से गिला शिकवा नहीं। चलिए सर, गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो जस्टिफाइड भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आबिद जुबैरी साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और जुल्फिकार साहब। यकीनन जो अपोनेंट पार्टीज हैं मुस्लिम लीग नून की, इंतखाबी मैदान में उनका क्या स्टांस है हमने सुना, लेकिन नून लीग का इस पर क्या मौकफ है, उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, फिर उनका सियासत में शामिल होना ना शामिल होना, ये अनसर्टेनिटी भी अपनी जगह कायम है। और दूसरी तरफ जो ओपोनेंट पार्टीज हैं वो भी मुस्लिम लीग नून पर बड़े तवातुर से हमले कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है निगरान सेटअप में भी उसका असर रसूख है। यकीनन इन तमाम प्रेशर्स के साथ मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी बयानिए को लेकर आगे कैसे चलेगी और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे मौके पर पार्टी को इकट्ठा रखना कितना मुश्किल होगा, जब पार्टी में भी ग्रुप बंदी बड़े हद तक वाजे होती नजर आ रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। रोहेल साहब से बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना तो ठहर गया है, लेकिन जो चैलेंजेस नून लीग के हैं सर, कितना प्रेशर उनके ऊपर इस वक्त है कि पार्टी को भी इकट्ठा रखें और फिर ये कि इलेक्शन कैंपेन को भी लीड करें और लोगों को भी मईशत के हवाले से ऐसा मौसर प्लान दें कि लोग नून लीग का खास तौर पर वोटर वापस आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बड़ा मुख्तसर सा इस बारे में आपको जवाब दे देता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब का जो 21, मैं हमेशा ये बात पिछले कई दिनों से ये बात तवत्तुर के साथ ये कह रहा हूँ कि 21 तारीख के जो जज्बात, एहसासात, ख्यालात और अल्फाज होंगे ना, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। मियां साहब जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अपनी तकरीर में या जो बातें करेंगे, वो असल में उनकी वो एक चीज़ आपको तस्वीर नजर आएगी। और दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इसी सिलसिले में कि आपने जैसे अपने सवालात में 2-3 चीज़ें फरमाई हैं, उसमें मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि एक शख्स का एक माजी होता है, उसका एक माजी होता है जिसमें आप झांक के जब देखते हैं तो फिर आपको पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। पाकिस्तान के अवाम को मियां साहब का एक माजी बिल्कुल अच्छी तरह याद है। माजी उनका ये है कि वो मुश्किलात काट चुके हैं, एक दफा नहीं कई दफा काट चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चैलेंज उनके लिए कोई नया नहीं है। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि वक्त के साथ साथ आप ये कह सकती हैं कि उनकी सेहत के हवाले से ज़रा थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो जो मैं चूंकि वहाँ पे था, मैंने जो उनके जज्बात देखे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, मेरे ख्याल में वो ये भी सहार जाएंगे। मेरा ख्याल है सहार जाएंगे। आपको पता कितने कितने गम उन्होंने बर्दाश्त किए। बाप का जनाजा आया, नहीं कंधा दे सके, लहद में उतारा, नहीं उतार सके। बेगम उनकी जो थी वो उनकी गैर मौजूदगी में खुदा को प्यारी हुई, आप उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सके, मतलब और इस तरह की बातें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सही। अपनी बेटी को, जिस बेटी ने कभी ज़िंदगी में कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी, जेल में रही, सूबतें बर्दाश्त की, मसाइल को देखा, लेकिन रोहिल साहब खड़े सर इसी को ही तो सियासतदान कहते हैं ना, इसी पूरे फेज से तो गुजरे। वो कितनी मर्तबा उनको सियासत से निकाला गया लेकिन वापस आए। ये तो नून लीग खुद भी कहती है कि उनको निकालने वाले आज गायब हो गए। लेकिन सर इससे कतई नजर 2 सवाल आपकी गुफ्तगू से जो मैंने अखज़ किए हैं। एक तो ये कि सर मईशत के हवाले से वो जो एक इंतकामी सियासत की बात पहले की गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के उन तमाम लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला था उनका एहतसाब होना चाहिए, अब उससे एक कदम पीछे हट गई है सर नून लीग। तो अब मईशत का जो प्लान है वो किस हद तक और क्या कितना मौसर होगा जो कि नून लीग लेकर आ रही है। दूसरा सर, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासतौर पर राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो कोई ना कोई समझौता हुआ होगा। तो सर क्या वाकई ऐसा कोई समझौता हुआ है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरे जैसा शख्स कोई वो क्या कहते हैं गैर अहम, मैं गैर अहम आदमी हूं। मैं अगर कोई ऐसी बात कहूं जिसका कोई सर न पैर हो तो कोई बात चल जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिम्मेदार लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अपनी सियासत को मत देखिए, अपने वोटर्स को खुश करना मत देखिए। आप ये देखिए कि आपके अल्फाज, राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर है, नेशनल असेंबली के स्पीकर है, कस्टोडियन है, उनको अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो कम से कम उन अल्फाज पे बहुत ही सीरियसली गौर करना चाहिए उनको, और बड़ा सोच समझ के अल्फाज अदा करना चाहिए। वो कोई सड़क पे बैठा हुआ एक आम आदमी नहीं है कि जो जी चाहे, जो जुबान में आए, जो जी चाहे उसके मुंह में आए, जो जी चाहे उसके जहन में आए वो ये कह दे। ये चीज़ ठीक नहीं है। एक तो मैं ये आपको अर्ज कर दूं, जहां तक
بات ہے، میں اکثر 2-4-5 دن سے، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں اپنی سوچ آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ چندہ ہی ضرورت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، ہر قسم کی سیاست کی ہے انہوں نے، اور آپ بقول آپ کے 3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑا، ان کو برداشت کرنا پڑا. لیکن اس دفعہ تو غیر ضروری کام کیا گیا نا، مطلب اس کی چندہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس ملک کو، جو ملک برے حالات میں تھا، اس کو آہستہ آہستہ آپ نے ٹھیک کیا تو ایک نیا تجربہ شروع کر دیا. اب کوئی غلط تو بات نہیں ہے، آپ غلط بات تو نہیں کر رہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور میں آپ کو گزارش کر دوں، خدا کرے، مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ کی ذات کو پتا نا خداوند کریم نے کیا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ تو صرف اور صرف اس کی ذات کا ہے. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اگر میاں صاحب پرائم منسٹر آتے ہیں تو وہ اس معاملے میں، احتساب والے معاملے میں، چونکہ دونوں انسٹیٹیوشن، جو ایک آپ کا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے اور ایک آپ کا اسٹیبلشمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک طریقہ رائج ہے جو وہ ان کا احتساب کا طریقہ ہے، اور جوڈیشری کا اپنا ایک طریقہ رائج ہے جو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. بحیثیت پرائم منسٹر آپ ایک ریفرنس اسٹیبلشمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک ریفرنس جوڈیشری میں بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا، اس ملک کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا، اس سر نون لیگ یہ ریفرنس فائل کرے گی عوام کو. روہل صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، نون لیگ یہ ریفرنس فائل کرے گی یا نہیں؟ جی جی میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں نا کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے عوام کے جو مسائل ہیں، دیکھیں نا اس وقت آپ کا ملک کن مسائل میں ہے. پہلا مسئلہ آپ کا جو اس وقت ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. دوسرا آپ کا وہی پرانا مسئلہ پھر شامل ہو گیا کہ آپ کے یہاں پھر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. سر تیسرا مسئلہ آپ کا جو ہے، جی آپ فرمائیے. سر مسئلے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، مسئلے تو سب کو پتہ ہیں سر، پورے پاکستان کو، لیکن obviously کوئی ایجنڈا لے کے نون لیگ آ رہی ہے. میرا سر کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، میں کوئکلی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں کیا وہ اپلیکیبل ہوگا موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو بار بار دوسری پارٹیز یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اس بیانیے کو، اس بات کو، اس مفروضے کو کیسے رد کرے گی نون لیگ؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں، جہاں تک آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یا مخالفین کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو سکھ کا چین نہیں آئے گا. دیکھیں نا، پہلے تو یہ تکرار کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، اب شامل ہو گیا. اب جب وہ اب ان کو پتا چل گیا کہ میاں صاحب تو آ گئے، انہوں نے تو ٹھان لی کہ میں آ رہا ہوں، بالکل جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں سامنا کروں گا. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب یہ دوسری چیز آ گئی کہ جی کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. بھائی خدا کے بندو، اگر ڈیل کے تحت آ رہے ہیں تو بتا دیجئے کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، نام لے لیجئے. اخلاقیات بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا جس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے آپ کے اس معاشرے میں سے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک لاجک یا اس کی کوئی دلیل یا اس کی کوئی وٹنس دے دیجئے کہ ہاں یہ میرے سامنے، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے جناب یہ طے ہوا کہ جناب یہ آپ کون سا راکٹ سائنس ہے آج کچھ نہیں، بالکل سر پوائنٹ آپ کا آ گیا، سر پوائنٹ آ گیا. اچھا سر کوئکلی ایک سوال سر، وہ یہ کہ شیخو پورہ میں ایک روز پہلے آپ لوگوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہوئی، اس میں جاوید لطیف صاحب، اور خبریں یہ آئیں بظاہر جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب اور چودھری تنویر صاحب کے 2 گروپس ہیں، تو جاوید لطیف صاحب کے گروپ نے یا انہوں نے اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو سر یہ جو اندرونی تھوڑی سی گروپ بندیاں ہیں نون لیگ میں، وہ شہباز شریف صاحب یا مریم صاحبہ ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں. جی جی سر میں آپ کا موقف اس پہ لے رہی ہوں سر. اس کو آپ بھول جائیں. جی جی اس کو آپ بھول جائیں. میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، میرا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن نواز شریف کی اس ذات پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر نواز شریف کی ذات پہ کوئی اختلاف کرتا تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جتنے دوست ایسا کریں گے وہ اپنا سیاسی نقصان کریں گے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا نقصان نہیں کریں گے. نہیں سر پیغام آپ نے دے دیا ہے، بالکل
پیغام سر آپ نے دے دیا ہے سر لاسٹ 2 منٹ سر لاسٹ 2 منٹس بالکل نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرے گا وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو خراب کرے گا. اچھا سر الیکشن ایکٹ کے حوالے سے فرمائے گا سر اس میں 5 سالہ نااہلی کی مدت تھی سر اس کے خلاف اب اس اقدام کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اور کہا گیا کہ جو تاحیات نااہلی تھی اسی کو برقرار رکھا جائے. سر آپ کے خیال میں اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا میاں صاحب کے لیے پھر پاسبل ہو سکے گا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بننا؟ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جس شخص نے یہ کیا اس کی آپ ذرا ذہنی سوچ دیکھیے جی یعنی اس کو دیکھیے کیونکہ وہ ایک غیر سیاسی آدمی ہے چونکہ اس کا کہیں بھی نام نہیں ہے اس کو کہیں ایسا ایکسپوجر نہیں ہو رہا تو اس نے سوچا چلے مفت میں جا کے میں نے ایک کاغذ ہی ٹائپ کر کے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں میں بیشتر مرتبہ کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں میں یہ کہتا تھا کہ وہ بائی دی بک جائیں گے بائی دی لا بائی دی بک بائی دی کانسٹیٹیوشن جائیں گے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا اگر وہ آئین کے مترادف نہیں ہے آئین کے خلاف نہیں ہے آئین کے ساتھ مصطدم نہیں ہے تو وہ پرویل کرے گا. اسی طرح اب ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے نا ہائی کورٹ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ تو نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہوں گے جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی ہائی کورٹ کو بھی اس پارلیمنٹ کو عزت تو دینی پڑے گی ورنہ آپ نے دیکھا تھا نا قاضی صاحب نے کہا اگر آپ عزت نہیں دیں گے پارلیمنٹ کو تو پھر پارلیمنٹ آپ کے فیصلوں کی عزت کیسے کرے گی. تو یہ بات بالکل درست ہے. اگر ایک فیصلہ ہوا اب اس شخص کو جس شخص نے یہ درخواست دی ہے اس کو کیا نقصان ہوگا کیا اس کا رائٹ کیا اس کا سلب ہوتا ہے اس نے کیا ایسا کرنا ہے جس سے اس کو بڑی تکلیف اور مسائل ہے اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیوں اس قسم کی بات کرتے ہیں آپ کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ باتیں چلیں سر یہ باتیں میرا خیال ہے کورٹس کے اوپر رہنے دیتے ہیں سر کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً نواز شریف صاحب کی مدت جس کے اوپر الیکشن ایکٹ کے بعد تحفظات ضرور تھے مختلف جماعتوں کو خاص طور پر ایک جماعت کو لیکن وہ 5 سالہ نااہلی کی مدت کے خلاف ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نااہلی 5 سال سے تاحیات ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسے سینیریو میں جب نون لیگ کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام باقی پولیٹیکل پارٹیز لگا رہی ہیں بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ نون لیگ کس طریقے سے اپنی الیکشن اسٹریٹجی کو ترتیب دیتی ہے اور ساتھ میں ان تمام الزامات کا سامنا کرتے ہوئے الیکشن کیمپین میں اترتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.